दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एनपीएस की जगह पर ओपीएस चुनने का मौका। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी वायरल खबर है जो कि पिछले 10 दिन से वायरल हो रही है और एनपीएस में कवर्ड हर एक सरकारी कर्मचारी इस खबर से परेशान है कि क्या उन्हें सभी को ही यहां पर एनपीएस की जगह पर ओपीएस चुनने का मौका दिया गया है या फिर किसको इसका लाभ मिलेगा, किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 11 जून 2020 को ये ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी हुआ था और इसी ऑफिस मेमोरेंडम को लेकर हर एक सरकारी कर्मचारी, खासतौर से एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में कन्फ्यूजन है। और हमारे काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स भी यहाँ पर आए थे कि इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर उन्हें दी जाए, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको हर एक पैराग्राफ के बारे में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी जाकर इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल पाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़े ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में जान सकें। क्योंकि पेंशन के बारे जब बात यहाँ पर आती है तो हर एक सरकारी कर्मचारी बड़ा ही सावधान यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा है। इसलिए तो सबसे पहले ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 11 जून 2020 को, और ये आदेश केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनको ये जारी किया गया है, यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ये आदेश, ये ऑफिस मेमोरेंडम लागू है। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से 22 दिसंबर 2003 को एक आदेश जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में केंद्र सरकार की नौकरी में आने वाले सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे पहले न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता था, उसके तहत कवर किया जाएगा। ये रही पहले पैराग्राफ की बात। उसके बाद में सेकंड बात यहाँ पर आती है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से ही 26 जुलाई 2005 को एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में कहा गया था कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कि केंद्र सरकार की नौकरी 1 जनवरी 2004 या फिर उससे पहले ज्वाइन किए, यानी कि 1 जनवरी 2004 से पहले वो केंद्र सरकार की नौकरी में या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही स्थापित जो ऑटोनोमस बॉडीज है उसमें नौकरी में थे, लेकिन उन्होंने किसी वजह से वो नौकरी छोड़ दी थी और वो 1 जनवरी 2004 के बाद में केंद्र सरकार के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर किसी मिनिस्ट्रीज में या फिर किसी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, तो उनको भी यहाँ पर एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ ही दिया जाएगा। यानी कि जो 1 जनवरी 2004 से पहले जॉब में थे और वो दोबारा से किसी नए जॉब में आते हैं तो उनको भी 27 जुलाई 2005 के आदेश के अनुसार एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ देने के आदेश जारी किए गए थे। ये पूरा यहाँ पर सार है पैराग्राफ नंबर 2 का। और उसके बाद में यहाँ पर जो तीसरा पैराग्राफ है ये इसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा ही 28 अक्टूबर 2009 को एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में कहा गया था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने जो कि 1 जनवरी 2004 से पहले केंद्र सरकार में या फिर रेलवे में या फिर किसी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में जॉब में थे, तो उनकी जो पास्ट सर्विस है उसे भी पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट किया जाएगा। यानी कि 28 अक्टूबर 2009 का जो आदेश है वो यहाँ पर बोलता है पास्ट सर्विस को पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट करने के संबंध में। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर 4 है इसमें कहा गया था कि इस डिपार्टमेंट को ऐसे कर्मचारियों से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस मिल रही थी जिन्होंने कि एनपीएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में 1 जनवरी 2004 के बाद लेकिन 28 अक्टूबर 2009 के पहले किसी भी पेंशनेबल इस्टेब्लिशमेंट से टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद में नौकरी ज्वाइन की है, उन कर्मचारियों को भी एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाए और उनकी जो पास्ट सर्विस है उसे भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए काउंट किया जाए। तो ये ऐसा एक मेन क्वेश्चन यहाँ पर था जिसके संबंध में ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं जो पैराग्राफ नंबर 5 है इसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग and Department of Expenditure. It has been decided that those employees who joined central government bar central autonomous bodies under NPS during 114 to 2810-9 after submitting technical resignation from central government bar central autonomous bodies or a state government bar state autonomous bodies and who fulfill the conditions for counting of past service
इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स OM dated 2010-9 may be given an option for induction in old pension scheme and to get their past service rendered in central bar state government or central bar state autonomous bodies counted for the purpose of pensionary benefit on their final retirement from the central government bar central autonomous bodies subject to fulfillment of all other conditions of counting of such past service in terms of DPAR OM dated 29/1980 1440 read with department OM dated 7/2/1986 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अब यहाँ पर ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के तहत 1 जनवरी 2004 या फिर 28 अक्टूबर 2009 के बीच में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ से टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के तहत नौकरी ज्वाइन की है, उन कर्मचारियों को ही यहाँ पर एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। यानी कि इसका जो ओवरऑल सार यहाँ पर है कि ऐसे कर्मचारी जो कि 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में थे और उसके बाद में 1 जनवरी 2004 या फिर 28 अक्टूबर 2009 के बीच में वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में उन्होंने दोबारा से नौकरी ज्वाइन की है, उन कर्मचारियों को ही यहाँ पर एनपीएस का जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। यानी कि बाकी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि पहली बार 1 जनवरी 2004 के बाद में नौकरी में आए हैं, उन्हें एनपीएस का ही लाभ दिया जाएगा, उन्हें एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये ओवरऑल यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसका निष्कर्ष है। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो एनपीएस से ओपीएस में स्विच ओवर करने का जो काम है, ये जो ऑप्शन है आपको इस ऑपरेशन नियम के जारी होने के 3 महीने के अंदर देना है। और जो कर्मचारी यहाँ पर ऑप्शन दे देगा उसको एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं देते हैं उन्हें एनपीएस के तहत ही माना जाएगा। और एक बात यहाँ पर कि जो कर्मचारी जिन्होंने कि 1 जनवरी 2004 के बीच में नौकरी ज्वाइन की थी और उन्हें 28 अक्टूबर 2009 के आदेश के अनुसार पहले ही ओपीएस का लाभ दे दिया गया है, उनके लिए यह आदेश लागू नहीं रहेगा, यानी कि उनको पहले की तरह ही ओपीएस का लाभ मिलता रहेगा। फिर यहाँ पर एक बात और उन्होंने बताई है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो कि इस आदेश के अनुसार एनपीएस की जगह पर ओपीएस में आने का ऑप्शन देता है, तो उन कर्मचारियों के द्वारा जो भी जमा पैसा है वो पैसा उन्हें वापस गवर्नमेंट को देना होगा। यदि उनका जो पैसा है वो ऑटोनोमस बॉडीज़ के पास में है तो उनकी संबंधित जो भी ऑटोनोमस बॉडीज है वो उस पैसे को सरकार को वापस जमा करेगी। लेकिन यदि आपने वो जो पैसा है यानी पेंशन के रूप में या फिर ग्रेच्युटी के रूप में अपने वो पैसा प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर आपको विद इंटरेस्ट वो पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तभी जाके आपकी जो पास्ट सर्विस है वो यहाँ पर काउंट की जाएगी और आपको एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। और उसके बाद में आपका जो एनपीएस में जमा पैसा है उसे भी सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा, और आपका जो योगदान है उसे आपका जीपीएफ अकाउंट खोला जाएगा, उसमें उस शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर 8 है ये यहाँ पर ख़ासतौर से ऐसे कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कि वीआरएस देने के बाद में नौकरी में लेकिन दोबारा से नौकरी में आए हैं, उन सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सम केसेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट ऑफ काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विसेज under the old pension system during 144 to 2810-9 the employees of the state government by state autonomous bodies etc may have been compelled to take a voluntary retirement before joining pensionable central government department by central autonomous bodies after 114, but before 2810-9 it has been decided that voluntary retirement of such employees may be treated as technical resignation and the benefit of provision of para 5 to para 5 above may also be extended to them subject to fulfillment of all other conditions for counting of service। यानी कि ऐसे कर्मचारी या फिर जो कि स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में थे या फिर किसी स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज की सर्विस में थे लेकिन उन्होंने वीआरएस ले लिया था और वीआरएस लेने के बाद में वो एनपीएस के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद में आए हैं या और 28 अक्टूबर 2009 से पहले आए हैं, उन कर्मचारियों के जो वीआरएस है उसे भी यहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाएगा और उन्हें एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या फिर
स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ के जो एम्प्लॉयज हैं उनके ही वीआरएस को टेक्निकल रेजिग्नेशन यहाँ पर माना है कि सरकार का यदि सरकारी कर्मचारी ने ऐसा किया होगा तो उसके वीआरएस को यहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन मानने की कोई भी बात नहीं कही गई है। इसलिए आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि द फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर द पोस्ट दे हैड ज्वाइंड आफ्टर गेटिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर कंसिडरिंग इट एज टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, यदि उन्होंने वीआरएस लिया था और वीआरएस लेने से पहले थ्रू प्रॉपर चैनल उन्होंने जो पुरानी जॉब है वो छोड़ी थी, तभी जाकर उनके वीआरएस को यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट को यहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि द प्रोविजंस ऑफ दिस ओएम इज मैंडेटरी इन ऑल सच केसेस, तो सभी केसों के लिए लागू रहेगा। फिर यहाँ पर किस तरीके से आपका जो पैसा है उसे अकाउंटिंग यहाँ पर की जाएगी, तो इसमें 3 इशू है। सबसे पहला यहाँ पर इशू है कि एडजस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, यानी कि एम्प्लॉय ने जो एनपीएस में अपना पैसा दिया है उसे किस तरीके से यहाँ पर अकाउंटिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉय है उसका जीपीएफ अकाउंट यहाँ पर खोला जाएगा और जो अमाउंट है उसे उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, जो भी गवर्नमेंट ने एनपीएस के तहत योगदान दिया है उस पैसे को भी सरकार के अकाउंट में वापस जमा कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ जो मेजर हेड वगैरह हैं उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद में तीसरा यहाँ पर कि एडजस्टमेंट ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एनपीएस ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो बढ़ी है, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन को छोड़ के जो भी वैल्यू बढ़ी है इस वैल्यू को भी यहाँ पर सरकार के खाते में ही जमा किया जाएगा। आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही मिलेगी आपके जीपीएफ अकाउंट में, बाकी जो पैसा है वो सरकार के अकाउंट में चला जाएगा, उससे आपको एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो भी संबंधित मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी प्रभावित केसेस हैं, उन सभी के यानी अधिक से अधिक इस जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसकी पब्लिसिटी की जाए, जैसे अधिक से अधिक जो भी ऐसे एम्प्लॉयज हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो खासतौर से ओवरऑल ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसका फ़ायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो कि 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद में या फिर वीआरएस देने के बाद में, लेकिन उनका वीआरएस थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए, तभी जाके उनके वीआरएस को टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाएगा। और उसके बाद में यदि उन्होंने दूसरी नौकरी ज्वाइन यहाँ पर की है और उसका पीरियड रहना चाहिए 1 जनवरी 2004 से लेकर 28 अक्टूबर 2009, तभी जाकर उन्हें एनपीएस की जगह पर ओपीएस का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।